नमस्कार, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे ROARO के प्रीवियस ईयर को। उसमें हमने 3 पार्ट अपना प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने, जिसमें 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला है और उसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए। उन ऑप्शन में से आपसे संभावित रूप में परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है ROARO में, उस पर हमने अध्ययन करना शुरू किया था। 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट है। आते हैं आज के क्वेश्चन जो श्रृंखला है, उन क्वेश्चन श्रृंखलाओं को देखते हैं उसमें क्या क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द बताने हैं इसका विलोम आपको बताना है। नैसर्गिक माने होता क्या है? अगर बात करें हम नैसर्गिक माने होता क्या है, तो नैसर्गिक माने होता है व्यवहारिक होता है, प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। जो चीजें हमें प्रकृति प्रदत्त दी जाती हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। तो जो नैसर्गिक का उल्टा हो, मनुष्य बनाए, उसको हम कृत्रिम कहते हैं। तो प्रश्नानुसार हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अनुवर का क्या होता है? अनुवर का विलोम जो होता है उर्वर होता है। क्या होता है? उर्वर होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुवर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? उर्वर होता है। उर्वर माने उपजाऊ, अनुवर माने जो बंजर हो, उपजाऊ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनुवर कहते हैं। अब ये बना कैसे है, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि इसमें आ उपसर्ग है कि अनु उपसर्ग है कि अनुपसर्ग है कि अनु उपसर्ग है। यानी अनुवर शब्द दे करके आपसे ये पूछ सकता है इसमें कौन उपसर्ग लगा है, अन लगा है कि अन लगा है, कि इसमें आ लगा है, कि इसमें अन उपसर्ग लगा है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन इस शब्द से बनाए जा सकते हैं। तो अनुवर बना कैसे है, जरा ये देख लीजिए। अन एक उपसर्ग होता है संस्कृत का, ये संस्कृत का उपसर्ग है, ये हिंदी का। जैसे अनपढ़ बनता है, आ हम जानते ही है, अनु जानते हैं। अब अनु में अगर हम उर्वर को लगा दे तो व्यंजन संधि का यह अनुसरण करने लगता है, तो बना क्या है? अनुवर, इससे बना है। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन तो इससे बनाए जा सकते हैं। अगर बी की बात करें, आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ये हो जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है कि आप इसे अप्राकृतिक कहेंगे, ये प्राकृत शब्द है। अब प्राकृत माने होता है जो नेचुरल बना हो, तो उसका विलोम क्या होगा? उसका विलोम क्या हो जाएगा? विकृत। बिगड़ा। प्रकृति माने स्वाभाविक बना हुआ, विकृत माने क्या हो जाता है? बिगड़ा हुआ। इसका विलोम ये हो जाता है। तो प्रश्न अनुसार तो हमारा डी ऑप्शन हो गया, लेकिन उसके साथ दिए हुए जो 3 ऑप्शन है उसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके समक्ष हैं। तो इस प्रकार से इसका आप अध्ययन कीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखिए। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। आपको क्या बताना है कि 4 दिए गए हैं, इन चारों में से शुद्ध कौन है, आपको उसी का अध्ययन करना है, वो उसी को बताना है। दिया है अल्पज्ञ जो कम जानता है, बहुज्ञ जो बहुत जानता है। तो कम जानने का उल्टा क्या होगा? बहुत जानना। यानी प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सही ऑप्शन तो हमको मिल गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, टिक मारे निकल दिए, ठीक है, हमारा काम हो गया। हम प्रतियोगी परीक्षा में अब इससे रिलेटेड पूछा क्या जा सकता है उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर वहां पूछ लिया संधियुक्त या संयुक्त, इसका विलोम क्या हो सकता है और किसके रूप में ये व्यक्त किया जाता है, तो आपको इसे बताना है। ठीक है, अब देखो, संयुक्त का विलोम जो होता है असंयुक्त होता है। क्या होता है? असंयुक्त होता है।
ठीक, असंयुक्त इसका विलोम होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं समस्त और अभ्यस्त के रूप में अगर पूछा जाए तब क्या हो सकता है, उसके विषय में ये पूछ रहा है। तो समस्त का क्या हो जाता है विलोम, कतिपय। कतिपय माने कोई एक, ये हो जाता है इसका विलोम। ठीक है, अगर इसका विलोम पूछता तो अभ्यस्त, ये भी गलत हो गया। अज्ञ और अनभिज्ञ जो है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। अब अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ होता है। इसका विलोम क्या होता है, अभिज्ञ होता है, अभिज्ञ। ये अभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ और अज्ञ, यानी अभिज्ञ का विलोम ये दोनों होते हैं। अब इन दोनों का विलोम अभिज्ञ कह लो, परज्ञ कह लो, सर्वज्ञ कह लो, अज्ञ कह लो, ये अज्ञ कह रहे हैं, परज्ञ कह लो, सर्वज्ञ कह लो या अभिज्ञ कह लो, ये आ जाएगा। लेकिन अज्ञ और अनभिज्ञ जो होते हैं, अज्ञ माने जो जानकार ना हो, अनभिज्ञ माने जो ना जानता हो, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमारा ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन संयुक्त का अगर विलोम पूछ लिया असंयुक्त, समस्त का विलोम पूछ लिया कतिपय, और अगर अज्ञ या अनभिज्ञ का विलोम पूछ लिया तो अभिज्ञ बताएंगे, सर्वज्ञ बताएंगे, विज्ञ बता देंगे, ये बता देंगे। लेकिन अज्ञ और अनभिज्ञ जो होते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। आते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या कह रहा है। आप भी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये जरा देख लो क्यों मिट नहीं रहा है इसको। चलो आते हैं, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आप लोग भी आंसर इसका दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कि कौन आंसर आपको लगाना है, किस आंसर के रूप में आप इसका प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत चर्चित शब्द है, क्या है, निषिद्ध जो है वो बहुत चर्चित शब्द है, और इसका विलोम आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो विहित होता है। निषिद्ध का क्या होता है, विहित विलोम होता है। सही अर्थ तो ये है, निषिद्ध जिसका निषेध किया गया हो, विहित जिसको रखा गया हो। अब प्रश्न उठता है निश्चित का विलोम क्या होगा, तो निश्चित का विलोम हो जाता है अनिश्चित, अनिश्चित ये हो जाएगा, तो इसका विलोम तो हमको मिल गया। उचित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, यानी अनुपसर्ग इसमें लग जाएगा और अनुचित हो जाएगा। अब प्रश्न आता है निर्मित का विलोम क्या होगा, निर्मित का अनिर्मित हो जाएगा, अनिर्मित हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनिर्मित हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार निषिद्ध का जो विलोम होता है वह विहित होता है, निश्चित का विलोम अनिश्चित, उचित का अनुचित और निर्मित का अनिर्मित होता है। यानी अगर संभावित प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका विलोम ए बनेगा। आगे आते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़े अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस पे हम अध्ययन करेंगे। पूछा है प्राची, एक शब्द है प्राची, प्राची का आपको विलोम बताना है। ठीक है, प्राची का विलोम बताना है आपको। प्राची का विलोम क्या होता है, देखते हैं, कुछ लोग इस पे अध्ययन कर सकते हैं। प्राची का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। देखिए प्राची शब्द जो है ये कहते हैं पूर्व को, क्या कहते हैं, हमारी दिशाएं हैं उन दिशाओं का तत्सम रूप है। प्राची किसको कहते हैं, पूर्व को। तो प्रतीची किसको कहते हैं, पश्चिम को। किसको कहते हैं, प्रतीची, पश्चिम को। पश्चिम को हम क्या कहते हैं, प्रतीची कहते हैं। ठीक, तो इसका विलोम क्या हो गया, बी हो गया, यानी प्रश्नानुसार ये तो हमको मिल गया। अब उदीची क्या है, उदीची किसे कहते हैं, अवाची किसे कहते हैं। उदीची का विलोम होता है अवाची, क्या होता है, अवाची होता है। यानी उदीची माने क्या होता है, उत्तर, क्या होता है, उत्तर होता है, उत्तर दिशा होता है। और अवाची माने क्या होता है, ये दक्षिण दिशा हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिण दिशा हो जाता है। ये मेरे भाई बहुत ध्यानपूर्वक ये चारों दिशाएं हैं, इसको याद रखना क्योंकि ये विलोम के रूप में तत्सम रूपों में पूछे जाते हैं। अब नवीन का पुराना होता है, नवीन का क्या होता है, पुराना विलोम होता है।
समीची का विलोम असमीची होता है। समीची का विलोम क्या हो जाएगा? असमीची हो जाएगा, समीची हो जाएगा। समीचीन नहीं है, असमीची है। ठीक है, समीची का विलोम असमीची। नवीन का पुराना। प्रतीची पश्चिम को कहते हैं जिसका विलोम होता है प्राची। उदीची उत्तर को कहते हैं जिसका विलोम होता है अवाची, यानी दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। नहीं को ध्यान में रखना मेरे भाई, इसको नहीं को ध्यान में रखना। इनमें से सरल शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, वो क्या नहीं है। देखो मिस्टेक तो पढ़ाई में हो जा रहा था, तो आप जब पेपर में देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, सरल का विलोम क्या नहीं है? तो सरल का वक्र भी होता है, ठीक है, कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है, लेकिन विरल नहीं होता। क्या नहीं होता? विरल नहीं होता। तो प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है तब विरल का विलोम क्या होता है? प्रश्न ये उठता है विरल का विलोम क्या होता है? तो विरल का विलोम सघन होता है। बात खत्म। क्या होता है? विरल का विलोम सघन हो जाता है। आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसके विषय में आप अध्ययन कर सकते हैं कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। अगर वाक्य की शुद्धता के रूप में देखें तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, गांधी जी चरखा चलाते हैं और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब इसमें हमको ये बताना है कि शुद्ध शब्द इसमें में से कौन सा है। ठीक है, अब देखिए भारतवर्ष के अतीत में मतलब पीछे निर्दयी शासक हुए। शासक पुल्लिंग है, निर्दयी भाववाचक शब्द हो जाएगा। तो निर्दय करेंगे तब ये विशेषण का काम करेगा। तो ये शब्द यहाँ गलत है। होना क्या चाहिए था? यहाँ निर्दय होना चाहिए था। निर्दय शासक हुए, निर्दय शासक हुए, ना कि निर्दयी शासक हुए। अगला, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। या तो भैया भीड़ लगा लो या तो एकत्रित लगा लो। तो जब भीड़ है ही तो एकत्रित होने की क्या बात है? ये गलत हो गया। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शब्द सही हो जाएगा। यही शब्द इसमें क्या है? सही है। ठीक है, एक एक करके प्रत्येक, या तो आप ये लगा लो या तो आप ए लगा लो, यानी चाहे ए लगा लो चाहे ये लगा लो, यानी एक को हम काट देंगे तब जाके ये वाक्य सही होगा। यानी ए, बी और डी हमारे क्वेश्चन जो है और वो उत्तर जो है वो गलत हैं। डी ऑप्शन जो है वो सही है। यानी हमको शुद्ध बताना था तो ऑप्शन नंबर डी, सी जो है वो सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बताना है। पिछले में हमने शुद्ध बताया, अब हम क्या बताएंगे? अशुद्ध के विषय में बात करेंगे। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, तो क्या ये अशुद्ध है? बिल्कुल नहीं है, ये शुद्ध है, लेकिन प्रश्नानुसार सही नहीं है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। जब चीज वर्तमान में भी है, मौजूदा भी है, ठीक है, तो एक ही शब्द के लिए दो शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चाहे वर्तमान लगा लो चाहे मौजूदा लगा लो। यानी ये बी ऑप्शन जो है वही अशुद्ध है। चलो अगले देख लेते हैं। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंच जाता हूँ। बहुत सही, अच्छी बात है। तुम निश्चित समय पर पहुंच जाते हो, तो नित्य माने निश्चित समय। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन था? बी। अशुद्ध कौन था? बी था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी के शब्द का चयन करना है आपको, शुद्ध नहीं बताना है, अशुद्ध। ये देखो, ये लिखा है वांग्मय। क्या लिखा है? वांग्मय। देखो, अगर ये टंकर की अशुद्धि है कि एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, लेकिन अगर इसे हम शुद्ध रूप में लिखें एनसीईआरटी में, तो ये हो जाएगा वांग्मय। क्या हो जाएगा? वांग्मय। अब इसे आप जानते ही हैं,
वांग्मय कैसे बनता है? वाक धनमय बराबर वांग्मय। वांग्मय माने साहित्य होता है। वांग्मय माने क्या होता है? साहित्य होता है। तो वर्तनी की दृष्टिकोण से ये भी सही है। अब आपको आप क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। आपको क्या बताना है? अशुद्ध। उत्कर्ष एकदम सही है, ये भी सही है। ठीक है। वैमनस, वैमनस ये भी सही है, ये भी सही है। वैमनस क्या है? ये भी सही है। मिथिलेश कुमारी ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रश्नानुसार ये गलत हो जाएगा, यानी प्रश्नानुसार हमारा सही हो जाएगा। ये शब्द होता है मिथिलेश, मिथिलेश और कुमारी साथ में जो कुमारी, कुमारी के जोड़ दो, मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश होता है ना कि मिथिलेश होता है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टिकोण से गलत है? आपको ये बताना है कि इसमें वर्तनी की दृष्टिकोण से गलत कौन है। अब अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि आंख में चंद्रबिंदु नहीं लगा है, इसलिए ये गलत है। लेकिन कभी कभी मेरे भाई हम लोग जब गांधी जी को लिखते हैं तो गांधी लिख देते ये। ठीक है। और याद रखिएगा जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, उनमें चंद्रबिंदु लगता है, यानी पांचवा। ये भी सही है, विश्वास नहीं हो रहा ना कि पांचवा सही है? पांचवा सही है, क्योंकि अनुनासिक, अनुस्वार नहीं लगता, अनुनासिक लगता है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। ये प्रयोग गलत है। ठीक है, तद्भव शब्दों में। ठीक, तो पांचवा भी सही है, गांधी भी सही है, बांस भी सही है, आंख गलत है, ये गलत है। तो प्रश्नानुसार हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आंख लिखा कैसे जाएगा भैया? आंख लिखा जाएगा चंद्रबिंदु के साथ, और क्या? आंख कैसे लिखा जाएगा? चंद्रबिंदु के साथ लिखा जाएगा। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। अपरिणित क्या शब्द है? अपरिणित जो शब्द है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है। वाक्य दिया है, वाक्य के लिए आपको एक शब्द बताने हैं, और वो शब्द आप क्या बताएंगे? कह रहा है अपरिणित दिया है। अपरिणित, अपरिणित शब्द किस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वही आपको बताना है। देखो, जिसका परिणाम ना निकले, अगर इसकी मैं बात करूं तो अनिर्णय होता है, यानी जिसका निर्णय ना किया जाए। अनिर्णय या अनिर्णय बोल लीजिए, या अनिर्णयी कर लीजिएगा, अनिर्णय या अनिर्णयी। ठीक है। उसके बाद आते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है। देखो, जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणित, यही वो होता है, ये हो जाता है। ठीक है। अब जिसका विवाह हो चुका हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? परिणीत। क्या हो जाएगा? परिणीत, ये शब्द हो, परिणीत ये शब्द हो जाएगा। आगे आते हैं, जो देखने में प्रीति करना हो, मतलब अच्छा ना लगे, आंखों को चुभे, उसके लिए क्या हो जाएगा? तो या तो आप बना लो प्रीतिकर, आप प्रीतिकर, ये बना लो। ठीक है, आप प्रीतिकर बना लो। लेकिन अब ऑप्शन में ना रहे तब क्या करोगे? आप प्रियदर्शी क्या बना लो? आप प्रियदर्शी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। आप प्रियदर्शी। ठीक है। और प्रियदर्शी जो देखने में अलग है। ठीक है। अगला आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से शुद्ध कौन है, उस वर्तनी का आपको चयन करना है। क्या ये दैदीप्यमान? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दीप्यमान, ये भी गलत है। दैदीप्यमान, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी, दीप्यमान, यानी वर्तनी की दृष्टिकोण से डी ऑप्शन जो है वो सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत,
या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द बताइए। दिया है उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए उत्तराक्षेपी किसे कहते हैं? जो उत्तरों के आपेक्ष या उत्तरों के सापेक्ष हो उसको हम उत्तरापेक्षी कहते हैं, यानी उत्तर जानने के अपेक्षाकृत हो उसको उत्तराक्षेपी कहते हैं। तो उत्तरण किसे कहते हैं? अब उत्तरण माने उत्तर आ गया है, इसका मतलब उत्तर देने वाला नहीं। उत्तरण माने होता है पार किया हुआ, पार किया हुआ, ठीक, ये हो जाएगा पार किया हुआ। अब प्रत्युत्तर, इसका उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्युत्तर, यानी उत्तर के बदले उत्तर, सवाल का जवाब, बहस पर हुज्जत, हुज्जत करना, हुज्जत नहीं है, हुज्जत करना, ये हो जाएगा, ठीक। प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले क्या हो गया? उत्तर। उत्तरोत्तर क्या कहते हैं? एक के बाद जब एक चला जाए तो उसको उत्तरोत्तर कहते हैं। एक के बाद एक की अगर हम बात कर लें तो उसको उत्तरोत्तर कहते हैं। एक के बाद एक चला गया, ठीक है। ऐसा ना हो उत्तरोत्तर देख करके आप उत्तर के बदले उत्तर लिख लें, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देख लीजिएगा, उत्तरापेक्षी जो उत्तर के आपेक्ष कार्य करता हो, उत्तरण जो पार किया गया हो, उत्तरोत्तर एक के बाद एक आने का जो सीरियल या संघर्ष या कर्म होता है उसको उत्तरोत्तर कहते हैं। प्रत्युत्तर जो उत्तर के बदले उत्तर देता हो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताइए। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताइएगा। क्या चश्म होता है, क्या चषक होता है, क्या चस्क होता है, क्या चषक होता है? ये वर्णों का खेल है, यानी ये एक वर्तनी संबंधी वर्णों का खेल है जो वाक्यांश में दिया गया है। आप उस वर्ण के खेल में ना फंसें, ठीक। देखो, मदिरा पीने के प्याले को क्या कहते हैं? चषक कहते हैं, यानी प्रश्न अनुसार हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अब चस्क ये गलत है, चषक ये शब्द वह गलत है। चश्म जो होता है वो नेत्र को कहते हैं या आंख को कहते हैं। चश्म जो होता है वो नेत्र या आंख को कहा जाता है। बाकी दो शब्द इसमें निरर्थक रूप में रखे गए हैं, और चषक माने क्या होता है? मदिरा पीने का प्याला, ठीक है। आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आपको प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ बताना है, और ये उनके लिए है जो हिंदी महीनों को, हिंदी तिथियों को, हिंदी तारीखों को नहीं जानते हैं। ये उनके लिए प्रश्न है, ठीक है। आपको प्रतिपदा का के लिए उपयुक्त अर्थ बताना है, और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयोग किया गया तथ्य है, ठीक है। एकादशी क्या होता है? एकादशी 11 तारीख, 10 और 1 11, यानी जो हमारे पक्ष होते हैं वो पक्ष 15 दिन के माने जाते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और पूर्णिमा और अमावस्या होता है, ठीक। अजोरी यानी शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या, ठीक है। अब उसको भी वही 15 दिनों का जो पक्ष होता है उसको गिनने की जो तारीखें होती हैं, जो वो होता है तारीखें होती हैं, उसी को किस रूप में गिना जाता है? अब एकादशी क्या है? 11 तारीख को। पूर्णिमा क्या है? शुक्ल पक्ष के 15वें यानी अंतिम दिन, पक्ष के अंतिम दिन को, यानी 15वें दिन को। विरोध नहीं, तो विरोध करने वाली हो तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिपदा, अब पक्ष की पहली तारीख को आप प्रथमा नहीं कह सकते हिंदी में, यानी संस्कृत में जो पक्ष बनाए जाते हैं, जो उनके दिनों के नाम है, उसे आप प्रथमा या 1 तारीख या पहली तारीख नहीं कह सकते। उसको हम क्या कहते हैं? पक्ष की पहली तिथि को हम क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारे पक्ष होते हैं वो किस तारीख से शुरू होता है? प्रथमा, और उसे क्या कहा जाता है? प्रथमा कहा जाता है, प्रतिपदा कहा जाता है। तो प्रथमा हम नहीं कहेंगे, उसकी शुरुआत, उस प्रथमा को हम क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द बताइए।
और इस पे मैं 30 सेकंड मौन रहूंगा। आप इसका उत्तर लगा लीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है? और कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं उत्तर इसका बताऊंगा, ठीक है? आप निसंदेह उम्मीद है आप इसका उत्तर लगा चुके होंगे, उम्मीद है मुझे आप इसका उत्तर लगा चुके होंगे। चलिए देखते हैं। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी, लेकिन शब्दों का खेल समझिएगा। अगर वहां रहता सब कुछ भक्षण करने वाला, तब यहां होगा सर्वभक्षी। सब कुछ भक्षण करने वाला, तब होगा क्या? सर्वभक्षी। सर्वहारी, ठीक, सर्वग्राही। अब आप इसको लगाए होंगे सर्वहारी। चलो देखते हैं। सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला, क्या आएगा? वाला, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, सर्वग्राही। सब ग्रहण करने वाला, ठीक है। सब ग्रहण करने वाला। अब देखिए, ये सर्वहारी है, ये सर्वाहारी है, ये शुद्ध वर्तनी है वाक्यांश का। तो अगर आप इसे लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये शब्द में गलत है, ये शब्द गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा डी ये सही हो जाएगा। डी क्या होगा? सही होगा। अगर उसे सब कुछ खाने वाला यहाँ मात्रा लगाया होता आकी, बड़ा आकी, तब ये सही माना जाता। लेकिन ये शब्द गलत है, और गलत है तो गलत सही नहीं। तो आप सर्वाहारी को सर्वहारी मानकर सही लिख के आएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मिट्टी का तत्सम शब्द बताइए। मिट्टी का तत्सम, ठीक है। क्या मृति होगा? बिल्कुल नहीं। क्या मृतिका होगा? बिल्कुल नहीं। मट्टिका होगा? बिल्कुल नहीं। मृतिका होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मृतिका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सद्भव, अब त्रुटि हो गया है, सद्भव यानी सद्भव क्या हो जाएगा? सद्भव शब्द है उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक। आप इन दोनों में फंस सकते हैं, ठीक है। विचार कर लीजिए। चलिए तब तक हम ऊपर से बताते हैं। देखिए, उल्लू तत्सम शब्द है, उलूक तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? उल्लू होता है। इसका क्या हो जाता है? उल्लू। कूप है, कूप का तद्भव क्या होता है? कुआं। क्या हो जाता है? कुआं हो जाता है तद्भव। तो ये भी तत्सम है। और हमको बताना क्या है तद्भव? ओझा, ओझा का तत्सम जो होता है वो होता है उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय होता है। तो उपाध्याय हो गया, यानी प्रश्नानुसार सी ऑप्शन तो सही मिल गया, ठीक। तो पुस्तक, पुस्तक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है, तद्भव वो होता है या तो पोथी, या तो क्या होता है? पोथी, या तो इसका क्या कर सकते हैं? किताब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किताब कर सकते हैं, किताब ये कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो उलूक का उल्लू, कूप का कुआं, प्रश्नानुसार ओझा का उपाध्याय होता है, तो ओझा यहाँ तत्सम नहीं है, तद्भव है। और पुस्तक का पोथी या किताब होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं। उच्छ्वास, ये बना लेंगे। उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा? आपको उच्छ्वास का तद्भव बताना है। याद रखिएगा, ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, संधि में पूछा जाता है, अर्थ के रूप में भी पूछा जाता है। मतलब जो श्वास, गहरी श्वास को छोड़ता है उसे हम उच्छ्वास कहते हैं, श्वास को छोड़ना, ठीक है। तो जरा देखते हैं। देखो, तद्भव हमको बताना है। अब यहाँ श्वास दिया है, तो श्वास का तद्भव जो है वो सांस होता है। ये कर मतलब जो है, ये श्वास जो है वो तत्सम है,
तो उच्छ्वास से इसका कोई लेना देना नहीं। अब ये है प्रश्वास, तो श्वास में ही उपसर्ग लगा दिया गया है और उसको विशेष बना दिया गया है, तो इसका तद्भव करेंगे प्रश्वास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार का श्वास हो जाएगा। तो इससे इसका रिलेशन एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग है, तो इसमें इनका कोई वो नहीं। अब उच्छ्वास का जो तद्भव होता है वो होता है उसास। क्या होता है, उसास, ये होता है उसास, तद्भव हो जाता है, यानी उच्छ्वास का उसास हो गया। तो निश्वास क्या होता है, उच्छ्वास का विलोम होता है निश्वास, ये क्या होता है, विलोम होता है। अब सोचिए, वो पूछ रहा है तद्भव, अब आपने विलोम पढ़ा है, निश्वास आपको लगा, आप परीक्षा के प्रेशर में है तो आपका गलत हो जाए। अब निश्वास लगा देंगे, आपने उसे समझा ही नहीं, और जब समझे नहीं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को देखो पूछा ये है, लिंक विलोम को कर दिया है, ताकि आप बहुत जल्दबाजी में, परीक्षा का प्रेशर आपके ऊपर हो तो आपका प्रश्न गलत हो जाए। ठीक है, अगला आते हैं, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताइए। ठीक है, श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, ठीक है, कंकति, कंघी, मिष्ट, मीठा। आपको इसका आंसर लगाना चाहिए, मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन आपको इससे पहले इसका लगा लेना चाहिए। चलो देखते हैं, ये देखो, श्रेष्ठ, सेठ, सेठ का तत्सम जो होता है ये नहीं होता, ये क्या होता है, श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी, बस एक मात्रा नहीं लगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब आपको बताना क्या है, शुद्ध बताना, अरहट, रहट, अरहट, रहट, तो ये क्या होता है, अरघट होता है। रहट का विलोम जो होता है वो तत्सम जो होता है वो अरहट नहीं बल्कि अरघट होता है, अरघट, ये होता है अरघट, ये हो जाता है। ठीक, कंकति माने कंघी, ये बिल्कुल सही है, यही सही है, सी ऑप्शन। अब मिष्ट, मीठा आप कह सकते हैं, तो ये भी तो सही है सर, मिष्ट शब्द नहीं होता, मिष्ट क्या होता है, मिष्ट क्या होता है, हाँ नहीं होता, तो ये गलत हो। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सही है, कौन गलत है। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो, लोहार शब्द, वैसे वास्तव में देखा जाए तो लोहार शब्द में गलत लिखा है, लुहार होता है, लेकिन आजकल पेपर में यही आ जाता है, अब ये तद्भव मान नहीं लिया गया है, तो आते हैं, लेकिन लौहकार गलत है। तो गलत क्या है, ये ला पर औ की मात्रा होती है, लौहकार, ये तत्सम, तो ये गलत हो गया। लाख जो है, लाख का लक्ष्य होता है, तो लाख का तत्सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, ये लक्ष्य, लाछा गिरिह आपने पढ़ा होगा बहुत। ठीक, लक्ष्य होता है ये लक्ष्य, लाख का क्या हो जाता है, लक्ष्य। अरघट, रहट, देखो ये ही सही, अभी बताया हूं पिछले में, ये सही हो गया। अब मिष्ट, अभी मिष्ट भी बताया हूं, मिष्ट का क्या हो जाएगा ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, सही हो गया प्रश्नानुसार। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पर विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा, अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण। पर विशेषण तो विशेषण की विशेषता बताता है, उसको हम पर विशेषण। अब हिंदी के पहले व्याकरणाचार्य हिंदी के मूल रूप से माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी व्याकरण के नाम से हिंदी का व्याकरण लिखा। इनकी किताब का क्या नाम है, हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हिंदी व्याकरण, अगर किसी ने लिखा हिंदी को का सिर्फ व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण के नाम से किसने लिखा था, कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, अब कामता प्रसाद गुरु ने अपने व्याकरण में पर विशेषण को तो सभी लोग मानते हैं, पर विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा। अब आप कामता प्रसाद गुरु की अगर व्याकरण की बुक पढ़े हैं तब तो आप इसे बता पाएंगे। अब आपने वासुदेव नंदन पढ़ा,
आपने पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ा, आपने हरदेव बाहरी पढ़ा, आपने भगीरथ पढ़ा, तो इन लोगों को अगर आपने पढ़ा है तो आपका तो ये मिस हो जाएगा। यानी हमें पुस्तकों का भी ज्ञान होना चाहिए, किस पुस्तक में क्या कहा गया है और किसके विषय। अब विशेषण आप में लगा है तो आप विशेषण ये मत सोचिएगा कि आप नेट से सर्च किए, विशेषण निकाला और विशेषण पढ़ लिया और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा कभी मत सोचिएगा। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा, क्योंकि हमारी हिंदी में प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में किसी एक व्याकरणाचार्य की बातों को सत्य माना ही नहीं गया है। किसी ने किसी में कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आयोग ने उसे उठाया और उनके अनुसार पूछ लिया, अब उनके अनुसार बताएंगे। तो कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है। किसको कहा है? इसी को उन्होंने क्या कहा? अंतर विशेषण कहा है पर विशेषण को। आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। विशेषण का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से एक जो है गलत है। क्या गलत है? विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। कह रहा है अगर विशेषण को हम किसी संज्ञा के आगे पीछे लगा देते हैं तो उसका परिमित मतलब विस्तार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़ जाता है। यानी ये बात तो सच है, लेकिन आपको बताना क्या है? गलत। आपको बताना क्या है? तथ्य गलत। तो ये तो सही है, विशेषण के अकॉर्डिंग ये सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा से जिसका विस्तार बढ़ जाता है संज्ञा के, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं मेरे भाई, बिल्कुल कहते हैं। ये बात भी सही हो गई। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। अब आपको बताना है ये अंकित शब्द जो है, क्या इसे मैं विशेषण और विशेष दोनों में प्रयोग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो, अंकित, अंकित जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब अंकित क्या हो गया? विशेष हो गया। अंकित क्या हो गया? यहां विशेष हो गया, यहां विशेष प्रयोग हमने। लेकिन अंकित, अंकित अक्षर अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। अंकित अक्षर, अब ये अंकित जो है अक्षर की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये अंकित क्या है? विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है विशेषण के अकॉर्डिंग। अब विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होते हैं। देखो, पहले होते हैं लेकिन सदैव नहीं होते, ठीक है। विशेष के बाद प्रयुक्त नहीं होते, ये बात गलत है। विशेष के बाद भी, जैसे आम मीठा है, पका हुआ आम, या आम मीठा है, आम मीठा है, मीठा आम, तो विशेषण पहले भी लग सकता है, विशेषण बाद में। तो प्रश्नानुसार हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विशेषण के अकॉर्डिंग, विशेषताओं के अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है? संख्यावाचक विशेषण में चौगुना कहाँ लगेगा भाई? चौगुना कहाँ लगेगा? क्रमवाचक विशेषण में, आवृत्तिवाचक विशेषण में, गणनावाचक विशेषण में, समुदायवाचक विशेषण में। याद रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण की जो काउंटिंग होती है 5 प्रकार से, उस काउंटिंग को आप जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म जाना है, ठीक है। अब देखो, क्रम, क्रम माने क्या होता है? 1 2 3 4 5, क्रम क्या? ओ, पहला, दूसरा, तीसरा। क्रम माने क्या होता है? पहला दे। अगर चौगुना को मैं क्रम में रखूं तो क्या हो जाएगा? चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा। अब हमको बताना क्या है? चौगुना। आवृत में रखूं तो आवृत माने 2 गुना, चौगुना, 3 गुना, तो आवृत में ये आ जाएगा। चौगुना कहाँ आ जाएगा? आवृत में आ जाएगा। अगर मैं गणना में रखूं तो क्या हो जाएगा? चौगुना का 4। क्या हो जाएगा? 4। समुदाय में रखूं तो क्या हो जाएगा? चारों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे शब्दों का जो गणना रूपी विशेषण है उनको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में विशेषण के रूप में शुरू में पहले विस्तृत पढ़ा दिया है, क्या आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, आगे जो प्रश्न है उस पर जरा विचार करते हैं
कि इसमें क्या कह रहा है वो। ठीक, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलो देखो, आग जल रही है, आग क्या है? जल रही है, तो आग विशेषण हो गए, वो विशेष हो गए। आग कभी भी क्या होता है? विशेषण का काम नहीं कर सकता। ठीक, आग ने अस्त्र चलाना है, आग ने अस्त्र चलाना है, तो आग्नेय के आगे अस्त्र लग सकता है, यानी ये क्या है? विशेषण का काम कर, ये क्या कर रहा है? विशेषण का काम है। तो पूछ सकते हो अगिन क्या हो? अगिन अर्ध तत्सम है, इसे हम क्या कह सकते हैं? अर्ध तत्सम। कभी कभी पूछा जाता है, जब संस्कृत से जो चीजें निकली और संस्कृत से निकलने के बाद प्रकृति और अपभ्रंश में बिगड़कर प्रयोग की जाती थी और हिंदी में आके और बिगड़ गई, दूसरे रूप में हो गई, तो जो प्रकृति और अपभ्रंश में प्रयोग की जाती थी उसे हम अर्ध तत्सम कहते हैं। तो आगिन जो है वो क्या है? अर्ध तत्सम, यानी विशेषण क्या हो गया हमारा? आग्नेय हो गया। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है जरा उस पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। कौन सुन रहा है? बालक। कैसन बाय? नटखट बाय। तो ये नटखट का हो? नटखट क्या है? गुणवाचक विशेषण है, यानी प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, ये गुणवाचक है। लेकिन तो बी ऑप्शन क्या है? वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। एक बात बताएं, मन एक पैमाना होता है। मन क्या होता है? पैमाना होता है। देखो, मन पहले जो पुराने लोग होते थे उनके माप सेई में होते थे, एक पात्र होता था, बोला था किलो बटखरा नहीं लगता था, तो उसमें जब एक सेई का चौथाई भाग होता था, ठीक, तो उसको कहते थे माना। उसको क्या कहते थे? माना, यानी 1/4, उसको क्या कहा जाता है? माना। और उसके बाद सेई होती थी, ठीक है, मानी। ये किसे कहते थे? 16 किलो आज मान लो, या 16 सेई को। और एक होता था मन। क्या होता था? मन, जो 40 केजी या 40 सेई का एक मन होता। अगर मैं कहूं 10 मन उसने गेहूं खरीदा, तो 10 चौक 40, 4 कुंटल, कितना हो गया? 4 कुंटल गेहूं खरीदा। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो गया? निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब ऐसा आदमी लाखों में एक होता है। कैसा आदमी? ऐसा आदमी, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ये क्या हो गया? सार्वनामिक, क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आते हैं अगले पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा उस पे विचार कर लेते हैं। बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बिसिक क्या है? किस शब्द का पर्यायवाची है? आपको बताना है बिसिक। बिसिक जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, बुद्ध, बाण, तरु या सरोवर। ठीक है, तो बिसिक जो है वो बाण का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन तो सही हो गया। तो बुद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? विद्वान या पंडित। विद्वान या पंडित इसका पर्यायवाची है। तरु वृक्ष हम जानते ही हैं, वृक्ष। तरु का पर्यायवाची वृक्ष पादप हो गया। ठीक है, सरोवर पुष्कर हो गया, पुष्कर। जलाशय, जलाशय, जलाशय लिख लीजिए, जलाशय, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पूछे गए हैं उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन जो है 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बताना है आपको। इला, इला माने पृथ्वी होता है। अचला, ठीक है। अमन बिल्कुल है, क्या है नहीं, अचल, अचल नहीं, तो अचल का पर्यायवाची होगा क्या, अचल का पर्यायवाची होगा पर्वत, क्या हो जाएगा, पर्वत। भूधर, क्या हो जाएगा, भूधर, ये हो जाएगा अचल माने पर्वत, भूधर, ये आ जाएंगे। आगे आते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा उसमें विचार कर। धनंजय का पर्यायवाची बताइए, धनंजय का पर्यायवाची क्या सारथी होगा, सारथी माने मार्गदर्शक होता है, क्या होता है, मार्गदर्शक, या साथ देने वाला, मार्गदर्शक कह सकते हो या साथ देने वाला कह सकते हो, वो कभी नहीं होता, साथ देने वाला या सहायक देने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें मृत्युजन, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, अर्थात भगवान शिव, शिव की पर्यायवाची है। धनुर्धर, अब अगर धनुर्धर अर्जुन थे तो बहुत लोग धनुष चलाते थे ना, तो धनुर्धर का मतलब आप धनुष चलाने वाला होगा, ना कि आप अर्जुन का पर्यायवाची कर देंगे, ठीक है। धनुर्धर जो तीर चलाता हो, आ गया इसका धनुर्धर का गुडाकेश, नीर का स्वामी, ये धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, गुडा का केश, ये ध्यान रखना, ये संधि में भी पूछा जाता है। गुडा का धन, धन इस होता है, गुडा का इस, ठीक है, ये होता है यानी नींद का स्वामी, तो अर्जुन का पर्यायवाची हो गया। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर, ये क्या कह रहा है, वसुंधरा का पर्यायवाची बताइए। वसुंधरा का पर्यायवाची क्या होगा, क्षिति, रत्नाकर, कलाधर या दिनकर, तो क्षिति जो होता है वो वसुंधरा का पर्यायवाची है, तो रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, ठीक है, ये है समुंदर, समुद्र का पर्यायवाची है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक। कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, वो क्या कह रहा है जरा देखेंगे। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको क्या बताना है, नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, क्या तोयद, तोयद तो है। पयोधर जो पानी को धारण करता है बादल, ये भी है। नीरद जो पानी को देता है, ये भी है। लेकिन पयोधि माने समुद्र होता है, क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र होता है पयोधि माने, तो प्रश्नानुसार हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह पार्ट कैसा लगा, आपके लिए कितना यह सहयोगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।